सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका दोबारा से रिवाइव कोडिंग में। और हमने पिछली वीडियो में यार देख लिया था कि हम किस तरीके से नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन सेटअप करते हैं, राइट। अब वहाँ क्या होता है, फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन बनाऊँ तो ये हमने नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन बनाया था, राइट। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग फोल्डर्स हैं, ठीक है। ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये फोल्डर और इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक। तो हम जरा इन फाइल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये फाइल्स हैं क्या, क्यों इनको यूज़ करना है, ठीक है, और इनका रोल क्या है हमारे नेक्स्ट.जेएस के एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो टोटल हमारे पास 4 फोल्डर्स होते हैं और लगभग 10 फाइल्स होती हैं, राइट। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास मेनली 4 फोल्डर्स होते हैं, राइट। और उसके बाद ये हमारी 10 फाइल्स होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर हमारे नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन बनता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या है और इसको क्यों यूज़ करना है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल जो हमारे पास होती है वो हमारा होता है पैकेज.जेसन फाइल, ठीक है। अब ये पैकेज.जेसन बेसिकली क्या होल्ड करता है, ये सभी के सभी डिपेंडेंसीज को होल्ड करता है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसीज की सारी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, प्लस ये स्क्रिप्ट को होल्ड करता है, ठीक है। जो भी हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, जैसे हम npm run dev जो हम लिखते हैं, उसकी जो स्क्रिप्ट बनाते हैं उसके हम स्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, हम इस पैकेज.जेसन फोल्डर के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम खोल लेते हैं, ये हमारी फाइल है पैकेज.जेसन वाली। और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमारे पास मेनली हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। पहला तो हमें मिलता है स्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट्स बेसिकली एक तरीके की कमांड्स हैं जो कि हम लिखते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर तरीके का टास्क करा सकें, ठीक है। जैसे डेव कमांड है, ये हमारे डेवलपमेंट सर्वर को रन करता है। ये बिल्ड हमारे बिल्ड बनाता है पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट इस बिल्ड से बने हुए फाइल को स्टार्ट करता है, ठीक है। ESLint अगर आप लिंट के चलाओगे, मतलब npm run lint, तो बेसिकली जितनी भी लिंट तरह के एरर्स है, लिंट के एरर्स है, वो आपको शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ जो डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है। अब डिपेंडेंसीज में भी आप देखोगे 2 तरीके हमारी डिपेंडेंसीज आती हैं। एक होती है डिपेंडेंसीज, होते हैं डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डेव डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती है, वो डिपेंडेंसीज जो कि डेवलपमेंट के टाइम पे बस रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उनका प्रोडक्शन में ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है। उस तरीके हम डिपेंडेंसीज को यहाँ डेव डिपेंडेंसीज में करते हैं। और जो हमारी मेन डिपेंडेंसी जिस पे हमारा एग्जैक्ट जो प्रोजेक्ट है वो रिलाई करता है, ठीक है। मतलब जो कोर कंपोनेंट है हमारे इस पूरे एप्लीकेशन के, ठीक है। तो उस तरह के डिपेंडेंसीज को हम ये डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन में डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली दबाओ npm इंस्टॉल अगर आप लिखो और पैकेज का नाम लिखो तो वो यहाँ आएंगे, ठीक है। जबकि आप npm इंस्टॉल और फिर एक टैग ले लो -d करके, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्क्रिप्ट का नाम लोगे, मतलब किसी भी npm पैकेज का नाम लिखोगे, तो वो डिपेंडेंसीज यहाँ डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पैकेज.जेसन के बारे में। अगर आप यहाँ देखोगे और एक चीज़, तो ये बेसिकली सभी वर्जन्स का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। तो जैसे ही आप बेसिकली npm इंस्टॉल कमांड को हिट करते हो ना, तो बेसिकली आपका एप्लीकेशन इस जगह पर आता है। इस जगह पर आने के बाद जो भी ये डिपेंडेंसीज है इन सबको इंस्टॉल करता है, ठीक है। तो चलो अब बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट.जेएस में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जैसे next.config, tsconfig.json, ESLint-config, tailwind-config और package.log.json, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादातर का तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा क्या करते हैं, ठीक है। तो next.config फाइल के अंदर नेक्स्ट.जेएस से जितनी भी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, ठीक है, तो हम इस फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है। tsconfig मतलब टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड अगर मेरे को किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम tsconfig फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वो सारे के सारे रूल्स डिफाइन करते हैं जो हमारे टाइपस्क्रिप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस ESLint वाली फाइल पे, ठीक है। तो ESLint में बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी रूल्स को बाईपास करना है या फिर कोई रूल ऐड करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इस ESconfig वाले फोल्डर के अंदर करते हो, तो ठीक है। तो ये ESLint-config.mjs नाम की जो फाइल है, यहाँ आप ये सारी अपनी सेटिंग्स परफॉर्म करते हो, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका ESLint काम करेगा, ठीक। इसके बाद आपका tailwind.config, मतलब tailwind जो हम CSS यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास ये tailwind.config यहाँ कहीं होगा। बेसिकली इसकी 2 फाइल्स बनती है, ये post css.config बनता है, ठीक है। और ये हमारा tailwind वाला एक बनना चाहिए था। tailwind वाला किधर गया, ओके। मान लो tailwind वाला यहाँ नहीं है, राइट। सो बेसिकली ये post css.config के अंदर आप अपनी CSS वाली सेटिंग्स जो आपकी tailwind से रिलेटेड है वो आप यहाँ करते हो, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो एक package.log.json नाम की फाइल होती है, ठीक है। तो ये हमारा package.log.json नाम की हमारी फाइल है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये हमारी सभी के सभी जो पैकेज हमने इंस्टॉल किए, ठीक है, तो उसका पूरा डिटेल्ड, ठीक है, उसका पूरा डिटेल यहाँ रखती है। फॉर एग्जांपल कि जितनी भी जो हमारी डिपेंडेंसीज है, ठीक है। अब जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की, मतलब जो हमने npm पैकेज इंस्टॉल किए, क्या उन पैकेजेस ने भी कोई दूसरे पैकेजेस इंस्टॉल किए। पैकेजेस बेसिकली क्या होते हैं, किसी ने अपना कोई कोड लिखा हुआ था, ठीक है, और उसको लगा कि यार ये सबके लिए यूज़फुल हो सकता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, npm सर्वर है, ठीक है। तो npm सर्वर पे जाके अपना कोड पुश कर देता है, ठीक है। और वहाँ से फिर कोई भी अपना बंदा जिसको भी वो सेम कोड यूज़ करना है, मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा वहाँ से उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता है। इंस्टॉल करने के बाद अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता है, ठीक है। मोस्टली हमें package.log.json फाइल के साथ कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा फोकस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया, ठीक। अब
हमारे पास एक फोल्डर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 फोल्डर्स होते हैं, राइट। तो ये पहला फोल्डर है हमारा डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अभी जो डॉट नेक्स्ट वाला फोल्डर है ना, ठीक है, ये बेसिकली अगर आप इसको डिलीट भी कर दो, ठीक है, तो जब जब आप npm run dev या फिर npm run start या बिल्ड बनाओगे, ठीक है, तो तब तक ये हमारा फाइल, ये तब तक ये हमारा फोल्डर अपने आप बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपने यहाँ कोड लिखा हुआ है सोर्स फोल्डर के अंदर, वो सारा कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद जो नेक्स्ट जेएस के रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ कंपाइल होने के बाद आपका जेएस कोड बनता है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो इस जगह पर आपको जेएस कोड दिखेगा, ठीक है। टाइप अगर आप इसका एक्सटेंशन देखोगे तो डॉट जेएस है, ठीक है। यहाँ भी अगर आप मीडिया में नहीं, मतलब आपको सर्वर वाली फाइल्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका ऐप के अंदर आप जाओगे, यहाँ पेजेस हैं, पेजेस के अंदर भी आप देखोगे तो जेसन नाम की फाइल्स हैं, और अगर आप दूसरा देखोगे तो डॉट जेएस नाम की फाइल है, ठीक है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो मेरा ब्राउजर है वो टाइपस्क्रिप्ट को डायरेक्टली नहीं समझता, ठीक है, तो उसको जावास्क्रिप्ट ही चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप अपने npm run dev कमांड को रन करते हो तो ये सारा का सारा कोड कंपाइल होकर इस डॉट नेक्स्ट फोल्डर के अंदर जाता है। और जो आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ जो आपका ये जो आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पे, ठीक है, तो ये भी बेसिकली डायरेक्टली आपके कोड से नहीं हो रहा, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ से हो रहा है, इस डॉट नेक्स्ट फोल्डर से हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है। दूसरा हमारा फाइल होता है नोड मॉड्यूल वाला, ठीक है। अगर आप नोड मॉड्यूल की फाइल पे फोकस करो तो इसके अंदर जो भी यहाँ डिपेंडेंसीज हमने लिखी थी ना, ठीक है, जो भी डिपेंडेंसीज हमने यहाँ लिखी थी वो सारी की सारी इंस्टॉल होकर कहाँ जाती है, इंस्टॉल होने के बाद वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज हमारी इस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर आती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये स्लिंट का अलग बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो रेट का बना हुआ है, और ये जो आप बाकी सारी देख रहे हो, अगर आपको देखने से ऐसा लगे कि अगर ये सब तो हमने किया नहीं, ठीक है, ये सब तो हमने इंस्टॉल किया नहीं, यहाँ ना ही इन डिपेंडेंसीज का नाम है, राइट, बिल्कुल सही बात है, यहाँ कोई डिपेंडेंसीज का नाम नहीं है, बट ये सारी क्या है, इन सभी जो डिपेंडेंसीज ने इन डिपेंडेंसीज को यूज़ किया होगा, इसीलिए ये सारी डिपेंडेंसीज यहाँ इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ इन डिपेंडेंसीज में यूज़ हो रही हैं, राइट। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो चलो अब हमें बेसिकली इस सोर्स वाले फोल्डर के बारे में बात करना है, जो कि हमारा पूरी एप्लीकेशन का मेन फोल्डर है, ठीक है। यही वो सोर्स वाला फोल्डर है जिसके अंदर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन मोस्टली हर एक काम इस फोल्डर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो सोर्स फोल्डर के अंदर हमारा एक ऐप नाम का फोल्डर होता है, ठीक है, ऐप नाम का फोल्डर होता है, और ये हमारा ऐप नाम का फोल्डर वो हमारा मेन फोल्डर है जिसको हमारा ऐप राउटर यूज़ करता है, ठीक है। तो ऐप राउटर क्या है, तो बेसिकली ऐप राउटर एक तरह का सेट ऑफ रूल्स है, ठीक, जिसके बेसिस पे आपकी नेक्स्ट जेएस के अंदर राउटिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये ऐप के इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर आप जिस तरीके से फोल्डर का स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके राउट्स बनेंगे, ठीक है। राउट्स मतलब क्या होते हैं, तो ये जो हमारा लोकल होस्ट 3000 बना है, ठीक है, तो इसके आगे बेसिकली क्या पाथ बनेगा, इसके आगे जो आप पाथ बनाओगे, आप होम बनाओगे या फिर आप क्विज बनाओगे या फिर आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कस्टमर बनाओगे, ठीक है, CUSTOMER, ठीक है। तो ये सारे के जो राउट्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है हमारा ये ऐप राउटर, ठीक है। और ऐप राउटर जो भी आप इस ऐप नाम के फोल्डर के अंदर जो भी आप फाइल्स बनाओगे, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके राउट्स बनते हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ के अगर आप देखोगे तो हमारे इस पब्लिक नाम की एक फोल्डर होती है, ठीक है, हमारे पास एक और फोल्डर होता है जो कि पब्लिक नाम का होता है, ठीक है। और इस पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास वो सारी की सारी फाइल्स आप रख सकते हो जिसको आप पब्लिकली एक्सेसिबल रखना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस हो गए या फिर किसी तरह का फाइल हो गया या किसी तरीके का मान लो PDF हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी चीज़ जो आप पब्लिकली एक्सेस देना चाहते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रखते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ के थोड़ी बात कर लेते हैं इस ऐप फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें। तो इस ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो मेन चीज़ें क्या है, ये page.tsx फाइल है। तो ये page.tsx फाइल बेसिकली क्या होती है कि वो हमारी मेन फाइल होती है जो हमारी यहाँ UI पे रेंडर होती है, मतलब हमारे पेरेंट या बोल सकते हो कि हमारे रूट लेआउट पे, हमारे रूट डोमेन पे जो हमारी फाइल रेंडर होती है उसी को हम बोलते हैं ये page.tsx फाइल, जो कि डायरेक्टली पेज ऐप नाम के फोल्डर के अंदर होती है, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन जब भी आप रूट पाथ पे जाओगे तो वो ये वाला पेज रेंडर करेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो हमारे पास एक लेआउट है, ठीक है। अब ये लेआउट नाम का जो फाइल है ये बेसिकली क्या है, किसी तरह का हमको पूरी एप्लीकेशन के लिए, मैं पूरी एप्लीकेशन के लिए आप देखते हो ना, ऊपर हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, यहाँ साइड बार होता है, या इस तरीके की जो भी चीज़ जो आप पूरे एप्लीकेशन में सेम रखना चाहते हो, ठीक है, मतलब कंसिस्टेंट लेआउट जिसके अंदर अपनी पूरी एप्लीकेशन चले, ठीक है। तो वो सारी सेटिंग्स जो पूरे एप्लीकेशन के लिए कॉमन होने वाली हो, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली इस लेआउट के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसी लेआउट के अंदर हम यहाँ हेडर बना देते हैं या फुटर बना देते हैं, और इस फुटर के अंदर आप जो भी कंटेंट रेंडर करोगे वो इस चाइल्ड की जगह पर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये पेज है ये भी इस चाइल्ड की जगह पर आ रहा है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो एक ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद ग्लोबल.css फाइल क्या होती है, सिंपल सी फाइल होती है यार कि
आपको ग्लोबली जो भी CSS लिखनी है वो आप इस global.css फाइल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो favicon.ioc अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली ये क्या है, तो अगर आप यहाँ आओगे तो ये जो आप आइकन देख रहे हो ना, ये छोटी सी जो आइकन है, तो ये यहाँ आपको अगर कोई भी आइकन लगाना है, ठीक है, तो आप क्या बेसिकली करोगे, उसको IOC फाइल में कन्वर्ट करोगे, .ioc फाइल में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ रख दोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ रखते ही यहाँ जो आपको छोटा सा आइकन है वो आपका आइकन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वट एवर इमेज जो हमने यहाँ रखी हुई है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो .ioc फाइल आप कैसे बनाओगे, तो बेसिकली ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेस हैं, कोई भी इमेज आप वहाँ जाके दे दो और इसका फाइल जो इसका साइज़ होता है ना, साइज़ छोटा होता है, ठीक है, तो आपको साइज़ को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ हो गई, ये सारे हमने फोल्डर्स डिस्कस कर लिया, सारी फाइल्स हमने डिस्कस कर ली, राइट। अब थोड़ा देखते हैं एक छोटी सी चीज़ कि जो एग्जीक्यूशन फेज़ होता है, जो एग्जीक्यूशन फेज़ होता है वो होता कैसे है, मतलब जैसे ही मैं npm run dev कमांड को हिट करता हूँ, ठीक है, तो मैं टर्मिनल पे गया, टर्मिनल पे मैंने जाके npm run dev कमांड हिट किया जो हमने पिछली वीडियो में किया था, ठीक है। ये करता क्या है, तो बेसिकली जैसे ही आप इस कमांड को हिट करते हो तो सबसे पहले ये जाता है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से जाता है आपके package.json फाइल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये बोलता है कि यार क्या यहाँ चेक करता है सबसे पहले, तो हमने जो भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी थी क्या वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो पहले तो उसका काम वही है कि भैया इस डिपेंडेंसीज को चेक करना, अगर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल है, ठीक है, तो ये जाके आपके इस स्क्रिप्ट को हिट करता है, ठीक है। ये जो आपकी स्क्रिप्ट है इसको हिट करता है, हिट करने पे सबसे पहली चीज़ डिपेंडेंसीज चेक होती है, अगर वो सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं तो फिर ये आपकी स्टार्ट स्क्रिप्ट को चला देता है, ठीक है। जो भी हमने जिस भी स्क्रिप्ट को हमने एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जांपल डेव को किया तो डेव को, स्टार्ट को किया तो स्टार्ट को, बिल्ड को किया तो बिल्ड को, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा जैसे हमने npm run dev किया था, ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है कमांड npm run dev, तो डेव बेसिकली क्या करता है, सीधा जाता है इस लेआउट फोल्डर के अंदर, layout.tsx फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये वाली जो फाइल है layout.tsx फाइल के अंदर हमारा सबसे पहले एप्लीकेशन जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद ये जो भी हमारा हेडर, जो भी हमने हेडर डिफाइन किया है, ठीक है, या फिर जो फुटर डिफाइन किया है, जो भी मतलब बेसिकली पूरे एप्लीकेशन के लिए जो हमने लेआउट डिफाइन किया है, ठीक है, उसको रेंडर करता है, ठीक है। उसको रेंडर करने के बाद अब ये जाता है हमारा page.tsx पे, ठीक है, जो हमारा ये वाला फाइल है, ठीक। सबसे पहले हमारी फाइल कहाँ गई, हमारी सबसे पहले फाइल package.json के अंदर गई, फिर इस लेआउट के अंदर आई और फिर उसके बाद इस page.tsx के अंदर आई। उसके बाद फिर यहाँ का सारा कोड रन किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जावास्क्रिप्ट में चेंज किया और उसके बाद जो भी हमारा कंपाइल्ड कोड होता है वो जाके हमारा इस राउट पे जो कि हमारा लोकल होस्ट 3000 है यहाँ जाके रेंडर होता है, ठीक है। और यही वो फाइल, इस फाइल का सारा कंटेंट, page.tsx का सारा कंटेंट, layout.tsx का सारा कंटेंट अब कहाँ रेंडर हो रहा है, हमारा इस UI में रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा ये एप्लीकेशन काम करता है। और ये जो हमने अलग अलग फोल्डर स्ट्रक्चर की हमने बात करी, अलग अलग फाइल्स की बात करी, ठीक है, तो इन सब का ये काम है, ठीक है। इसके अलावा यार और एक इसमें फ़ाइल होती है शायद जिसको मैं बताना आप लोगों के लिए भूल गया, बट मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक और फाइल है यार जिसको हम यहाँ गिट इग्नोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये गिट इग्नोर बेसिकली वो फाइल है जिसके अंदर जैसे कोई भी पैकेज है, ठीक है, जब मैं गिट पे अपना कोड पुश करता हूँ, ठीक है, गिटहब पे जब मैं अपना कोड पुश करता हूँ तो कोई भी फाइल जिसको मैं गिट पे नहीं डालना चाहता तो वो सारी की सारी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन, उस फोल्डर का इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखोगे तो जो बिल्ड बनता है मैं उसको प्रोडक्शन में, मैं उसको गिट पे नहीं डालना चाहता, मैं नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को गिट पे नहीं डालना चाहता, मैं package.log.json भी यहाँ होगा हमारे पास ज़रूर से, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ चाहते हो कि मेरा package.log.json फाइल भी गिटहब पे ना जाए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ जैसे इस फाइल का नाम लिख दोगे तो अब ये हमारे गिटहब पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली यार हमारा ये Next.js का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है और ये अलग अलग कंपोनेंट इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे छोटी सी चीज़ें और हैं वो कि यार आप गूगल फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली लोकली, ये आपको Next.js फीचर आप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा रेट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप Next.js के अंदर यूज़ करते ही हो, राइट। और दैट इज़ इट। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा यार। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, एक चीज़ बची है, वो आपको इस वीडियो को लाइक करना बाकी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है किसी को शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर करो और ज़रूर से यार इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। और क्योंकि यार बड़ी मेहनत तो मैं करता हूँ बट आप लोगों का रिस्पॉन्स भी साथ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो यार फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।